दो आयरन डोम यहां पर भेज चुका है अमेरिका इजराइल को। तो क्या अमेरिका को लगता है कि उसके और जो विद्रोही हैं इजराइल के, वो इजराइल पर और अटैक करेंगे? ये है वो आयरन डोम सिस्टम जो हमने आपको बताया कैसे काम करता है, कैसे सबसे पहले रडार आने वाले खतरे को भांपता है, फिर बीच में जो बैटल सिस्टम है उस तक इसकी जानकारी पहुंचाता है, और ये फिर लॉन्चर और इंटरसेप्टर जो बैटरीज होती हैं, जो 4 के सेट में होती हैं, उन तक ये सिग्नल जाता है, और फिर यहां से एक मिसाइल निकलती है और सामने से आ रहे हमास के रॉकेट को मार गिराती है। ये आयरन डोम सिस्टम अभी वहां पर इजराइल के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जगहों पर, जैसे राजधानी तेल अवीव में या कुछ जगहों पर लगा हुआ है, लेकिन अब 2 आयरन डोम और आ चुके हैं। अब ये 2 आयरन डोम आने का मतलब क्या अमेरिका को लगता है, जन सिवाच आप यहां पर आइए मेरे साथ, क्या अमेरिका को यह लगता है कि अब इजराइल पर खतरा और बढ़ गया है, उस पर और रॉकेट आ सकते हैं? दूसरे, अब हूती से अगर देखिए एक मिसाइल उधर से आ रही थी, इस तरह से कहां से आसपास से उसके ऊपर क्या आ जाए कुछ पता नहीं। तो ये आयरन डोम भेजना और हूती का मिसाइल, इसका कोई कनेक्शन है? बिल्कुल कनेक्शन है। देखो ये आयरन डोम है, जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है 100% फुल प्रूफ नहीं हो सकता, और जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी फिर उसके चांसेस उसको एक प्रकार न्यूट्रलाइज करने के ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए अमेरिका ने जो आयरन डोम इजराइल ने दिए थे उनको वापस दिया है। तो सच्चाई यह है कि हूती भी और हिजबुल्ला भी और बाकी भी जो नॉन स्टेट एक्टर हैं वो फायर कर सकते हैं, और हमास आप देखो जो ईरान से मिले हुए उसके रॉकेट्स हैं धड़ाधड़ फायर कर रहा है। मगर ये सच्चाई है, आयरन डोम उनको एक प्रकार हवा में ही न्यूट्रलाइज कर रहा है। मगर अगर उसको आयरन डोम 2 और मिलते हैं तो डेंसिटी उसकी बढ़ जाती है, और ये कहो कि प्रोटेक्शन उसकी 30 से 40% और हो जाएगी। और ये सच्चाई है, जब लड़ाई होगी ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि सच्चाई है कि ये जो डिफेंसिव टनल हैं ये बहुत मुश्किल हैं और हमास तैयार है। और कहीं ना कहीं ये भी तो मतलब ये जो 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये 2 तस्वीरें, जिस एक आयरन डोम जो हमारे सामने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम आप देख रहे हैं, और दूसरी तरफ लेफ्ट साइड जो आप देख रहे हैं इस वक्त हूती विद्रोहियों का एक वो अटैक की तस्वीर, तो वहीं हूती विद्रोहियों का एक विजुअल हम दिखा रहे थे भी आपको, जो उन्होंने मिसाइल परेड कराई। ये देखिए, अब लड़ाई पूरी यही है, इधर से आना और इधर से आने वाले खतरे को मारना। बिल्कुल यही है। देखो सच्चाई ये है कि आज की तारीख में इजराइल चाहता है कि उसकी प्रोटेक्शन हो, क्योंकि पहले बहुत कैजुअलिटी हो गई है, इसलिए आयरन डोम का इस्तेमाल करके सिविलियन की जो कैजुअलिटी हुए हैं वो ही एक सेटबैक है इजराइल के लिए। आफ्टर ऑल उसका इंटेलिजेंस भी फेल हो गया, अब उसने अंदर तो घुसना है, पर जब ये घुसेगा तो ये है हमास, अभी भी हिजबुल्ला भी होती भी वो काउंटर अटैक करेंगे। लेकिन अभी एक चीज बड़ी आई थी सर सामने, हूती विद्रोहियों की हम बात कर रहे हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स की बात आई थी। ग्राफिक्स दिखाइए जरा पीसीआर, कौन कौन से नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो इजराइल के खिलाफ एक्टिव हो सकते हैं, और इनफैक्ट एक्टिव हो भी रहे हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। हूती की बात सामने आ गई, हिजबुल्ला की बात सामने आ गई, हमास की बात सामने आ गई, लेकिन इसमें वैगनर, चेचन और पता नहीं क्या क्या नाम है। ग्रुप कैप्टन पांडे जी, क्या लगता है आपको, ये नॉन स्टेट एक्टर्स अब ज्यादा बड़ा खतरा है इजराइल के लिए? देखिए, ये कहना कि ये एलिमेंट कहाँ एक्टिव है बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये गुप्त रूप से बढ़ते हैं और इनकी जो कार्यकलाप हैं वो इतने ज़्यादा रहस्यात्मक होते हैं कि वो आसानी से वो सबके सामने नहीं आते और आम लोगों के बीच में रहते हैं और अपना ऑपरेशन करते हैं। तो कौन कौन से इसमें हैं ये अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से चेचनिया के और वैगनर ग्रुप के जो है इनपुट्स आ रहे हैं पिछले 2 नहीं, देखिए पहले अभी आप बात हमास की थी, हमास से सीधा लड़ाई हो रही थी, हिजबुल्ला एक्टिव हो गया, अब ये हूती आ गया, उधर ISIS का झंडा मिला था, उधर चेचन का वो रमजान कादिरोव कह रहा है कि इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन को समर्थन दो, तो ये फेरिस्त तो बढ़ती जा रही है। देखिए, निश्चित रूप से अभी और बढ़ेगी, क्योंकि ये देखिए जब तक खुद फिजिकली वहाँ पर उनकी फोर्स नहीं आती है, उनके खुद लड़ाके नहीं आके लड़ते, तब तक ये वार्तालाप चलते रहेंगे, पोस्टरिंग होती रहेगी। लेकिन अभी जो इनपुट्स हैं वो यही बताते हैं कि जो हमास के ऊपर जो क्षति हुई है, कितने लोग उनके मारे गए, 5000 का फिगर अब दिखा रहे हैं, जिसमें से कि 4000 लोग हमास के हैं, तो उनको आखिर वो चाहिए लड़ाके चाहिए, कितने लोग आखिर टनल में होंगे, आखिर उनको बाहर निकलना होगा, और ये ग्राउंड ऑफेंसिव जब शुरू हो जाएगा तब उनका सामना कौन करेगा? ये सब बातें जो मजबूर कर रही हैं कि जो ये ध्यान बांटने की बात है, यमन का आना, लेबनान का आना, और अब सीरिया और जॉर्डन का भी इसमें बीच में समावेश हो सकता है, क्योंकि इजराइल का ध्यान हमास से जल्दी हटाना जरूरी है, क्योंकि बहुत क्षति हो चुकी है और वहाँ के लोग जो हैं वो परेशान। हालांकि एक तस्वीर जो आती है इन सब के बीच, वो जो ह्यूमन एंगल है वो सबका दिल तोड़ देता है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से क्या युद्ध का असर क्या क्या होता है। केवल युद्ध में केवल आप रॉकेट चलता है वही समझते हैं, लेकिन उसके बाद रॉकेट या मिसाइल चलने के बाद या 900 किलो का बम गिरने के बाद एक आम इंसान को क्या झेलना पड़ता है, ये उसका सबूत है।
कितने मेहनत से ये घर बनाए गए होंगे और आज ये कैसे तबाह हो गए आपके सामने है। अब कौन सही है कौन गलत है ये दुनिया तय करती रहेगी, लेकिन जो अभी फ्रंट पे दिख रहा है वो ये दिख रहा है जो आपके सामने है। कैसे यहाँ पर युद्ध की त्रासदी एक दुनिया के एक बड़े हिस्से को तबाह किए हुआ है और ड्रोन तबाह भी कर रहा है और ड्रोन वो तस्वीरें दिखा भी रहा है। अब ये देखिए, ये युद्ध की विभीषिका, ये है वो आयरनी कि जो तबाह कर रहा है वो तबाही नहीं कर रहा है बल्कि वो दिखा भी रहा है दुनिया को कि देखो ये क्या तबाही यहां पर मची है। ड्रोन से ही तबाही हो रही है और ड्रोन से ही तस्वीरें भी ली जा रही हैं। ये आपके सामने ये तस्वीरें हैं युद्ध की त्रासदी की। हालांकि इजराइल में भी हमास के अटैक के बाद वहां पर लोगों के घरों में तोड़फोड़, लोगों के घरों पर बर्बादी, ये तमाम चीजें वहां से उनके भी अपने तर्क हैं। कोई जजमेंट नहीं है यहाँ पर, तस्वीरें हैं और तस्वीरें आपको खुद जज करनी है। कैप्टन श्याम कुमार, क्या यही है वो कोलैटरल डैमेज जो कहा जाता है हर युद्ध में होता है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब किब्बूज में सुबह 7 अक्टूबर को अटैक हुआ और ये जो 1000 से लोग ज्यादा मारे गए, 200 से लोग हॉस्टेज बनाए गए, तो वहां पे साइकिल जो गार्डन्स में बच्चों के, और अभी भी 12 दिन से कपड़े सूख रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं उनका। तो वो एक डैमेज जो हुआ उसके ऊपर बहुत कम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उसका रिटेलिएशन जो हुआ, मैं 2 शब्दों में कहूं, एक पुरानी लाइन याद आती है प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरफ से कि ये तो नहीं कि गम नहीं, हाँ मेरी आंख नम नहीं। जब मैं ये नम नहीं कहता हूं तो वो रिटेलिएट करके मार रहे हैं, हॉस्टेजेस को छुड़ाने की बात वो कम कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वंस फॉर ऑल इसको खत्म करें। लेकिन इसके कारण ये जो आप विध्वंस देख रहे हैं, कोई ऐसा तरीका हो सकता है क्या? मेरे पास समय कम है, कोई ऐसा तरीका हो सकता है जहां पर आम लोगों की मौत कम से कम हो? ऐसा तो नहीं कि फिलिस्तीन में रहने वाला हर शख्स हमास का आतंकवादी हो। बिल्कुल, मैं कहना चाह रहा था कि देखिए अपने पत्ते बहुत क्लोज रखा उन्होंने, अभी तक अटैक नहीं किया। लॉ अवॉइडिंग हिसाब से वो कह रहे हैं कि पीछे हट जाओ, ये प्रेशर टैक्टिस है। वो चाहते हैं कि हमास सरेंडर कर दे, सिविलियंस की डैमेजेस ना हो। स्कॉच अर्थ तो कर ही दिया उन्होंने गाजा पट्टी के नॉर्थ को, 30,000 से ज्यादा घर तो बर्बाद हो ही गए। हमास को सरेंडर कर देना चाहिए, हॉस्टेजेस छोड़ देना चाहिए और पैलेस्टाइन का एक विवाद अब तो ये तो इतिहास जब लिखा जाएगा तो आने वाली पीढ़ी तय करेगी कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन ये युद्ध की विभीषिका, युद्ध की तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। साथ ही अभी ये युद्ध थम जाए ऐसा भी कोई संकेत फिलहाल दिखता नहीं है। ये भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, हर युद्ध के कई पहलू होते हैं, उनमें से एक पहलू ये भी है।